नमस्कार, आप देख रहे हैं बी5 लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक में किंग के लिए किंग मेकर कौन होगा और क्या जो किंग मेकर होगा वही किंग भी हो सकता है? सवाल किंग से लेकर सियासी विंग तक यही है कि क्या सच में कर्नाटक के चुनाव में वहां के मूल निवासी पर प्रवासी राजस्थानी वोटर्स भारी पड़ सकते हैं? क्या सच में वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के एक पाए के तौर पर प्रवासी वोटर्स का वोट हो सकता है? आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक में करीब 10 लाख से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी वोटर्स हैं। अकेले बेंगलुरु में ही 1 लाख के आसपास प्रवासी राजस्थानी वोटर्स हैं। कर्नाटक में कुल प्रवासी मतदाता की बात की जाए तो वो कुल वोटर्स का 4 से 5% है और ये यकीन मानिए ये एक बड़ा वर्ग है। बेंगलुरु, मंगलोर, मैसूर समेत 25 से ज्यादा आसपास की ऐसी सीटें हैं जहां प्रवासी राजस्थानियों के वोट काफी महत्वपूर्ण है और ये वोटर्स जालोर, सिरोही, पाली, शेखावाटी अंचल के मूल निवासी। तभी तो अंदाजा लगाइए, बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कर्नाटक में मानो लंगा डाल दिया है, डेरा डाल दिया है। आज मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी कर्नाटक रहे और कल भी रहने वाले। वहां राजस्थान की योजनाओं का जमकर जिक्र किया गया, अप्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की गई। तो सवाल यह है कि क्या प्रवासी राजस्थानी है कर्नाटक में किंग मेकर और क्या वहां प्रवासी राजस्थानी जिधर वोट करेंगे क्या वहीं पर सरकार बनेगी? और सवाल यह भी है कि वो किधर वोट करेंगे, क्या उससे राजस्थान में 2023 चुनाव का संकेत मिलेगा? आज बात इसी पर। तो क्या वाकई में प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक के अंदर सत्ता परिवर्तन करने या फिर रुझान को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं? वोटर्स का जो कैलकुलेशन है वो बताता है कि हाँ, रखते हैं। तो सवाल यह कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो राजस्थान में हैं उन्होंने कर्नाटक में डेरा डाल दिया है। तो क्या वाकई में किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक में तैयार है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। आर तिवारी जी, सबसे पहले तो एक लाइन में जवाब चाहूंगा सर, क्या वाकई में प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं? विजेंद्र, जो आंकड़ा आपने दिखाया है वो ये दर्शाता है कि राजस्थान के जो प्रवासी पूरे कर्नाटक में प्रवास कर रहे हैं, जिनके 50 साल से 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो अच्छे व्यापार कर रहे हैं और उनका 10 लाख के करीब तो राजस्थान के मूल निवासी है जो वहाँ बरसों से व्यापार कर रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं ये मान करके चलता हूँ कि वहाँ राजस्थान का आदमी कर्नाटक की राजनीति में सत्ता की चाबी है, जहाँ चाहेगा वो सत्ता उसको सौंप देगा जी। और लग रहा है कि अब की बार राजस्थान प्रवासियों ने अशोक गहलोत मॉडल जो पूरे देश में सर चढ़ करके बोल रहा है, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम जी, राजस्थान में अब की बात। पहले तो मुझे बस इसी का जवाब दीजिए, आपको लगता है ना वो किंग मेकर है? 100% किंग मेकर है। ठीक है मुकेश पारीक जी, आपको भी लगता है, बीजेपी को भी लगता है कि प्रवासी राजस्थानी जो कर्नाटक के अंदर रह रहे हैं और लंबे वक्त से रह रहे हैं, हालांकि मैं उनको वहां मूल निवासी ही कहूंगा, जो 100 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, वो वहां के बेसिकली मूल निवासी हैं। तो क्या वो किंग मेकर की भूमिका में है और ये बीजेपी जानती है? बिल्कुल सही बात है कि कर्नाटक में राजस्थान के जो प्रवासी रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं, और आपका ये कहना भी ठीक है, वो वहाँ के मूल निवासी की तरह, लेकिन यह भी सही है कि उनकी आस्था और उनका यहाँ पर नियमित रूप से, चाहे कोई बड़े उनके त्यौहार हो, चाहे उनकी यहाँ कुल देवियाँ हो, तो उसका राजस्थान से उनका जुड़ाव लगातार रहता है। उन्होंने अपनी माटी को यहाँ पर हमेशा अपनी माटी को आते रहते हैं, उनका वंदन करने आते हैं, अपने जो कुल देवी देवता हैं उनके यहाँ आते रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक वहाँ पर बड़ा व्यापार में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। व्यापार के साथ साथ उनके कई लोगों से संपर्क होने के कारण वहाँ की राजनीति में भी एक अच्छी भूमिका रखने वाले लोग हैं। प्रकाश भंडारी जी, सर इस सवाल को मैं भी इस तरीके से लेता हूं, जो वहां 50 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, उसको क्या वाकई में इससे फर्क पड़ता है कि राजस्थान में किसकी सरकार रन हो रही है और वो क्या रन कर रही है? उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कर्नाटक में क्या हो रहा है,
आने वाली सरकार कर्नाटक के लिए कितना बेहतरीन काम कर सकती है, वहां की योजनाओं को किसने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा कौन सी सरकार आने पर है। क्या वाकई में आपको लगता है कि राजस्थान में जो चल रहा है उसका असर कर्नाटक में होगा? देखिए, जो कर्नाटक में जो प्रवासी राजस्थानी है वो आज से नहीं कम से 150 वर्ष से रह रहे हैं जी। इसका मेरे पास वो है कि करीब 160-170 सालों से भी ज़्यादा समय से भी रह रहे हो बेंगलोर में, और मैंगलोर में जो है कई, और सारे ही सभी व्यापार में है ये। और मैं वहाँ जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, और अधिकांश लोगों का रुझान जो है वो भाजपा के साथ है। आप देखिए बेंगलोर शहर के अंदर एक राजस्थान प्रवासी विश्व सुराणा जी हैं, वो बीजेपी के एमएलए हैं, और लहर सिंह जी जो राज्यसभा के थे, और वहाँ पर बीजेपी का जो संगठन है उसके अंदर उनकी बड़ी भूमिका रहती है, विशेषकर पैसे रत्तों को लेकर के वही सब इंतजाम करते हैं। लहर सिंह जी राज्यसभा के मेंबर है बीजेपी से। और एक वहाँ पर बड़ा वर्ग है, वो ये है जो जैन है, वो जैन हैं, वो कर्नाटक के जैन हैं, राजस्थान के जैन नहीं है, उनका अपना वर्ग है ये। लेकिन सबका रुझान जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने देखा और पाया, और हम लोग जो मिलते भी रहते हैं, लोग आते रहते जाते हैं, उनका अधिकांश लोगों का रुझान जो है वो जो होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ होता है। उसमें बीजेपी और या उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन मन से वो बीजेपी को चाहते हैं। उसमें थोड़ा हिंदुत्व की भावना है जी, वो हिंदुत्व की भावना है। और अभी तक का सर अगर आंकड़ा हो कि भाई इससे पहले के चुनाव के अंदर 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव में वहां का जो प्रवासी राजस्थानी हो किधर वोट करता है? किंग मेकर जैसी स्थिति में तो राजस्थान बिल्कुल नहीं है जी, ये आप मान के चलिए, वो नहीं है वहां पर। तो सवाल ये आज सबसे बड़ा इशू है जो इसका जो है नतीजा भुगत रही है बीजेपी, वो ये है कि जातिगत समीकरणों को इतना महत्व दिया गया कि आज लिंगायत और वोक्कालिगा जी, ये दो अलग अलग है। जो लिंगायत है वो बीजेपी के साथ है, और वोक्कालिगा जो है वो जेडीएस और कांग्रेस के साथ है। लेकिन सर हमारा सवाल तो ये है कि भाई उपनेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और बीजेपी के कई नेता ये लगभग डेरा डालकर बैठे। ये वहां जाकर के राजस्थान के प्रवासी लोगों को आप वो समझा दें और उनको अपनी तरफ ले लें, अब या कांग्रेस को वोट दिलाए, जो मुझे मेजॉरिटी समझ में नहीं आता जी। अच्छा आर तिवारी जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, ये मैं मुकेश पारिक जी से भी सवाल करूंगा। भाई चुनाव के वक्त में नेता वहां जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए। मेरा सवाल यह है कि चुनाव होने के बाद जो 5 साल का फेज होता है अगले चुनाव तक, क्या उस दौरान ये सभी नेता वहां जाते हैं पूछने के लिए कि भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सही से रह रहे हैं, सरकार ज्यादती तो नहीं कर रही है, क्या ये पूछने कभी जाते हैं? आर तिवारी जी। देखो विजेंद्र, आज जिस प्रकार से जननायक अशोक गहलोत का मारवाड़ियों ने जो स्वागत किया, उसमें मैं समुदाय में नहीं बांटूंगा कौन जैन है कौन नॉन जैन है। आपको याद होगा 2018 के इसी विधानसभा के चुनाव में बहुमत तो सरकार में दिया था कांग्रेस को, जेडीएस को। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस की सरकार को गिरा करके उन्होंने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। वहां का जो प्रवासी राजस्थानी है, जो आत्मा से राजस्थान की धरती से जुड़ा है, जिनके पूर्वज राजस्थान के किसी छोटे गांव से बस करके गए, उनके देवी देवताओं का, कुल देवताओं का यहाँ आना जाना है, वो जोधपुर से, पाली से, जालोर से, हमारे डांगी साहब गए जो सांसद है जालोर से। तो मैं कह रहा हूं राजस्थानी प्रवासियों का बहुत बड़ा और सवाल है कि अशोक गहलोत तो लगातार कर्नाटक में जाते रहते हैं, वहां दौरा करते रहते हैं जी। राजस्थान का मूल निवासी वहां कांग्रेस के साथ में आज से नहीं, और जैन समुदाय तो राजस्थान में बहुमत से कांग्रेस के साथ में रहा, चाहे वो कर्नाटक का जैन हो चाहे राजस्थान का जैन हो। सवाल मैं जातियों में नहीं बांटना चाहता हूं, प्रवासी राजस्थानियों को अब की बार राजस्थान के अच्छा वहां से कोई बताइए जो राजस्थान का प्रवासी हो और कांग्रेस से सांसद हो, विधायक हो। मेरे पास बिल्कुल जानकारी नहीं है सर, मैं चाहता हूं कि आप जानकारी दें। मैं इस बारे में कहना ही नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं वहां आम प्रवासी राजस्थानी राजस्थान से सीधा जुड़ा हुआ है और राजस्थान में सरकार के साथ में जुड़ा हुआ, और कर्नाटक से नहीं जुड़ा हुआ, आप ये कह रहे हैं वहां की सरकार से नहीं जुड़ा हुआ, वहां के लोगों से नहीं जुड़ा, वहां की योजनाओं से नहीं जुड़ा। अपनी माटी को कभी भूलते नहीं है। आप बताओ कितना जुड़ा हुआ है। इस बात से आप देख लीजिए कि जब निवेश की बात आती है तो प्रवासी राजस्थान का जो है, जो बेंगलोर में या कर्नाटक के विभिन्न स्थानों में बैठा बताओ, एक नया पैसा राजस्थान में निवेश नहीं करता। हम खाली प्रवास बोलते हैं, एक भावना है, बस ये भावना है कि लाल फेटा लगा करके आपका स्वागत कर लिया और कर लिया। बाकी आप देखिए ये प्रवासी जो हैं
बेंगलोर को संपन्न बना दिया, मैंगलोर को संपन्न बना दिया, धारवाड़ को बना दिया, कारवाड़ को बना दिया। अरे भाई, अपने गांव के अंदर अपने शहर में एक मंदिर बना देते। भारत का पैदा हुआ पूर्व ये कोई निवेश तो नहीं हुआ, इंग्लैंड का ये तो कोई निवेश नहीं हुआ, एक पैसा निवेश नहीं करते पूरे देश अपने राज्य में पैसा निवेश नहीं करते। इसको बांटो मत। सवाल की राजस्थान के जननायक ने जोड़ने का काम किया है। वो सही कह रहे हैं। अगर वो वोट नेताओं के कहने पर कर्नाटक में कर सकते हैं तो अपने राजस्थान में निवेश तो कर ही सकते हैं उनके कहने पर। और वो या तो फिर आर तिवारी जी कहिए कि भैया माहौल नहीं है, जो रूलिंग पार्टी होती है माहौल है तो फिर आना चाहिए। 10 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान के निवेश करने समिटमेंट में। अब कौन व्यापारी कहाँ लगाता है, पैसे की सुरक्षा चाहता है, उसका व्यापार कैसा है। वो आईटी इंडस्ट्रीज है कर्नाटक में, आईटी में ज्यादा पैसा लगा रखे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति वो नहीं जो कर्नाटक की है। मंदिरों में उसकी आस्था हो सकती है, लेकिन राज्य के प्रति, उसके राज्य के विकास के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है। ये चीजें दोनों पर लागू होती है। मुकेश पारिक जी, बीजेपी पर भी लागू होती है। भाई राजस्थान के नेता अगर वहां जा रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं, यही होगा ना सर। देखिए, आप सरकार की योजनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं। मैं एक और सवाल कर रहा हूं सर, मैं आपसे, चुनावी घोषणा पत्र में यह लिख दिया गया कि 3 सिलेंडर फ्री देंगे सर, लिखा गया है ना मुकेश पारिक जी? जी जी। तो जरा ये बताइए कि हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि कर्नाटक से बाहर किसी को 3 सिलेंडर मुफ्त नहीं मिल सकते? जी, पहले आपने मेरे से 2 प्रश्न किए। आपका जो पहला प्रश्न था, मैं थोड़ा उसका पहले जवाब दूंगा। आपने कहा कि प्रवासियों की आप लोग बिना चुनाव के भी सुध लेते हैं क्या? शायद मूल प्रश्न आपका यही था पहला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन है प्रदेश में, और वो प्रवासी प्रकोष्ठ कर्नाटक ही नहीं, जहाँ जहाँ राजस्थान के प्रवासी रहते हैं वहाँ कार्य करता है और उनके लगातार संपर्क में रहता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कभी ऐसी, हालांकि हमारा एक देश है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई कभी कठिनाई हमारे प्रवासियों को आती है तो हमारा प्रवासी प्रकोष्ठ अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर कार्य करता रहता है। ये आपका पहला मूल प्रश्न था। जहाँ तक अभी कर्नाटक की जो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी उतरी है, देखिए राजनीति में और लोकतंत्र में भाषा जो होती है उसका बड़ा महत्व होता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस की भाषा के सर, मूल सवाल अलग था। मेरा सवाल यह था कि भाई एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम फ्री बीज के अगेंस्ट हैं और कर्नाटक में कह रही है कि हम 3 सिलेंडर फ्री में देंगे। तो जो कर्नाटक में दिया जा सकता है, बीजेपी को तो पूरे देश के अंदर बम्पर वोट मिले हैं सर, और अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सांसद लेके बैठी है इस वक्त जनता की बदौलत, जनता की मोहब्बत प्यार की बदौलत। तो उनको 3 सिलेंडर फ्री क्यों नहीं? देखिए, हर प्रदेश की जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थितियों के अनुरूप और चुनाव के अनुरूप, अब इस चुनाव में जब पार्टी ने, वहाँ की लोकल इकाई ने, वहाँ की प्रदेश की इकाई ने अगर ये तय किया है कि वहाँ पर हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, तो वो वहाँ की एक इकाई का मतलब है, वहाँ की जरूरत नहीं सर, वोटों के लिए लोभ है। देखिए, ये लालच है सुनिए, जो दिया जा रहा है कि आप हमें ले आएंगे। अब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको पूरा जवाब दे देता हूँ। तो ये वहाँ की प्रदेश इकाई जो मैनिफेस्टो होती है वो वहाँ के प्रदेश के अनुरूप तय होता है, और उस प्रदेश की इकाई ने ये तय किया होगा। जहां तक आप वोट की बात कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, एक और ये बीजेपी का ही नारा है ना सर, एक देश एक विधान जी, एक संविधान एक निशान देश का, ये बीजेपी का ही नारा है सर। बिल्कुल गलत तो नहीं हूं मैं? तो सुविधाएं तो सुविधाएं क्यों नहीं? सुविधाएं तो आप अलग अलग देंगे ना। सुविधाएं व्यक्ति को देख के देंगे, सुविधाएं गरीब अमीर को देख के देंगे, सुविधाएं चुनाव देख कर देंगे, चुनाव देख कर देंगे, राजनीति को देख के देंगे। अभी किसकी सरकार है वहां पर सर? जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा क्या हो जाएगा अगले 20 दिन में कि उनको 3 सिलेंडर की अलग से जरूरत पड़ेगी और आज नहीं है? बीजेपी की सरकार ने जो वहां कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। केंद्र ने 37,000 भ्रष्टाचार राज्य में भ्रष्टाचार के कारण बदनाम है, तो वो है कर्नाटक की मंत्री में से 40% कर्नाटक जो है भाजपा की डब्बा है के काम केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार की वहां पराकाष्ठा हो चुकी है आज, और भुगत रहेंगे। आप इस चुनाव में देखिएगा, भुगतेंगे। और सबसे एक बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार क्या वो जो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस और जेडीएस ने किया था, वो किसी से छुपा हुआ खराब राजनीति। ये मैंने आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई 40% बहुत होता है। नहीं, लेकिन कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसका भी तो बताइए। क्या ये वहां का पब्लिक परसेप्शन है या कर्नाटक के लिए बनाया गया बाकी राज्यों का परसेप्शन है, या कोई वाकई में एक रिपोर्ट है आधिकारिक जो कहती है कि नहीं, यहां हर काम में 40% भ्रष्टाचार होता है? प्रकाश भंडारी जी, देखिए साहब, जो कर्नाटक के बारे में जो पूरे
चुनावी माहौल में जो बात छन के आ रही है वो दो बातें आती है। एक तो भ्रष्टाचार और एक जो बीजेपी ने अपना जो एक प्रपंच रचा है जाति का, एक वोक्का लेगा कर्नाटक, ये देखिए तो वहाँ पर यह स्थिति हो गई कि जितनी दूसरी जो ओबीसी हैं जी। वो इन दोनों वोक्का लेगा के खिलाफ हो गई है और लिंगायत के भी खिलाफ हो गई। नहीं, मैं वापस अपने मूल सवाल पर आ रहा हूं जी। सर। जो ये कहा जा रहा है कि भाई वहां 40% करप्शन है, यानी कि हर काम में 40%। हाँ, वो तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो वहां के लोकल लोगों का परसेप्शन है या कर्नाटक के लिए बाकी राज्यों का परसेप्शन है, नेताओं का, या फिर कोई ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट है ऐसा है जिसमें कहा जा रहा है कि हर काम के 40% देने पड़ते जिस हैं? दिन बीजेपी की सरकार बनी थी कर्नाटक में उस दिन से ये चल रहा है और उस दिन से ये धब्बा लग चुका है कि सबसे बड़ी सरकार बनने ये वाली है। परसेप्शन है सर, परसेप्शन नहीं है, ये सच्चाई है। विजेंद्र, नहीं, परसेप्शन सच्चाई क्या क्या नहीं आप है? देखिए, राजस्थान वहाँ के राजस्थान में बड़े कितना नेता परसेंट ईश्वर कमीशन है? रप्पा, इसमें क्या पैमाना है उसका आपके बेटा पकड़ा गया 40 लाख रुपए की नगद रिश्वत के कांग्रेस के साथ। कह देने और जब से कोई ईश्वर तय नहीं रप्पा हो के जाएगा। घर पे छापा मारा तो 8 करोड़ आज रुपए की गड्डियां बेंगलोर में मिली है। 1 उस घंटे ईश्वर बारिश रप्पा आती को है इन्होंने टिकट तो पूरा दिया, बेंगलोर लेकिन डूब जाता देश है के प्रधानमंत्री क्योंकि सारे जी ने सीवरेज लाइनों उस को बेईमान नेता से बना बात के भेज करके दिए। उसका दिल को शांत किया। देखिए, ईश्वर रप्पा और ईश्वर रप्पा का बेटा वहां का प्रतीक है 40% अच्छा, आपके विधायक राजस्थान में भरत जी कितना क्या कहते कमीशन है हैं? वो भी बता दो। अरे आप राजस्थान में बताओ ना 50% है। अरे राजस्थान के तो विधायक सारा कमीशन पर ही चल रहे हैं। राजस्थान के विधायक तो कमीशन पर ही चल रहे हैं। कर्नाटक का मंत्री पकड़ा गया, रुकिए, उसका रुकिए, बेटा पकड़ा गया, वहाँ के ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली। ये बीमारी है जो ये राजस्थान के अंदर भी सरकार जब बीजेपी की जाती है वो करप्शन के नाम पे ही जाती है। विजेंद्र जी, ये तो बेहतर होता आज के डिबेट में आप भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने क्या किया, लेकिन प्रतिशत शायद कम है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार के परिणाम है कि केंद्र ने 37,257 करोड़ रुपए के वहां पर विकास के कार्य के लिए दिए। कर्नाटक एफडीआई में देश में प्रथम नंबर पर है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। कर्नाटक में 11 हवाई अड्डे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हेलीकॉप्टर बनाने की जो कारखाना लगा वो कर्नाटका में लगा, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगा। देश का बहुत बड़ा शहर है, सेक्टर है, आपकी सत्ता में आपके शासन में क्यों नहीं हुआ? शासन में क्यों नहीं हुआ? आप देश की बात कर रहे हैं, आपके शासन में क्यों नहीं हुआ? नागरिकों का अपमान है। आपके शासन में क्यों केवल 8 नहीं साल में कर्नाटक आगे बढ़ा। कर्नाटक तो देश में अग्रणी राज्य है। आप बनता था या हवाई जहाज बनता था? जो हवाई जहाज बनता था वो कांग्रेस की देन है। नहीं, हेलीकॉप्टर कारखाना अभी खुला है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की कहां से देन हो गई? अभी उद्घाटन तो अभी हुआ है उसका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे साहब अभी उद्घाटन हुआ है उसका, और कांग्रेस की देन कहां से हो गई? वो देश को विकास की गति वहां से जब सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश कारखाने बेंगलोर या कर्नाटक में लगाए गए थे, उसका कारण ये था कि वहां की लेकिन प्रकाश भंडारी जी, स्किल सर, मिलता था। मुकेश पारिक जी कुछ भी कहे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि विकास के आधार पर वोट मांगे जरूर जाते हैं, लेकिन अंत में विकास के आधार पर वोट पड़ते नहीं है। वहां जाति आ जाती है, वहां धर्म आ जाता है, वहां संप्रदाय आ जाता है, वहां लोकल इश्यू आ जाते हैं। तो आपको क्या वाकई में लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में जब वोटिंग पड़ रही होगी तो क्या वाकई में विकास के मुद्दे रहेंगे, या जो वहां खेला गया है वो खेल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? प्रकाश भंडारी जी, अब देखिए ये पूरे आप देखेंगे कि इस चुनाव में ऐसी सूरत बदलने वाली है जी कि बीजेपी की अपनी गलतियों का उसको एहसास होगा, और तो जब मत पड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो जातिवाद का जो जहर हिंदुओं के अंदर ही फैलाया जी, अब वो तो एक जो माइनॉरिटी है को उसको तो वो विरोध करती है, वो चलिए वो उनकी वो अपनी नीति है, लेकिन जो हिंदू है, जो हिंदू तत्व है, जो विभिन्न जातियां हैं, उसके अंदर भी ऐसा विभाजन कर दिया कि पूरी ऐसा कुछ कर दिया कि ये लिंगायत और वोक्का लिंगा के अलावा तो कोई जाति नहीं है। अब इसका असर पड़ा खड़गे साहब, जो मैं बताऊँ अब, खड़गे साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वो उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि पूरा एससी का जो तबका है वो कांग्रेस से जुड़ा है, या कांग्रेस को जिताना चाहता है, या वो जिताना चाहता है जेडीएस को। वो करेगा, कभी भी किसी लिंगायत को वोट नहीं देगा।
अगर वो वोट देगा तो जेडीएस को देगा या कांग्रेस को देगा, वो बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। यहाँ ये जो सब चीज़ है, ये जो सारी जो स्थितियाँ बनी है, वो बीजेपी की जो अपनी अंदरूनी जो राजनीति है उसमें वो है कि मुख्यमंत्री बनने की जो जिद होती है, जो जहद होता है, आप समझिए कि इतने लोग वहाँ पर न कांग्रेस में भी होंगे, लेकिन बीजेपी में तो 1 दर्जन दावेदार हैं, सब जाति के आधार पे जी। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा कि आप देखना इस चुनाव में एक तो जो बहुत सोच समझ के लोग वोट डालेंगे। ठीक है, लेकिन एक और सवाल, क्योंकि मुझे बाकियों से भी बात करनी है भाई। वहां के जो लोकल नेता है उनका सीधा कनेक्शन वहां प्रवासी राजस्थानियों से है सर, तो वो उनकी सुनेंगे या जो यहां से जाएंगे उनकी सुनेंगे? प्रकाश भंडारी साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कहूंगा कि प्रवासी राजस्थानियों का वहां पर राजस्थान से कोई मोह नहीं है। वो जो स्थानीय राजनीति है उस पर चलते हैं, वहां अपने हिसाब से चलते हैं, उन्हें तो जो सत्ता का सुख मिले। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।